रात के करीब 11 बज रहे थे। पूरे गांव में सन्नाटा छा चुका था। सड़क भी बिल्कुल खाली पड़ी थी। अपने कमरे में जुगनू सोने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी उसे किसी के गुनगुनाने की आवाज आई। इस प्यारी सी आवाज को सुनकर जुगनू मुस्कुराने लगा। वो जानता था कि इस वक्त गुनगुनाने की आवाज किसकी हो सकती है। जुगनू के घर से लगकर ही एक और घर था जहां सोन तारा रहती थी। दोनों घरों के बीच एक दीवार थी जिसमें एक छोटा सा छेद था। जुगनू को हाल ही में इस छेद के बारे में पता चला था। इससे वो कई बार सोन तारा को चुपके से देखा करता था। जब उसने उठकर अपने बिस्तर से लगे इस छोटे से होल के पार देखा तो जैसा कि उसे अंदाजा था, बगल में रहने वाली भाभी यानी सोन तारा ही गुनगुना रही थी। सोन तारा इस वक्त नहा रही थी। पानी उसके गोरे जिस्म से फिसल रहा था। ऐसा नजारा देख 22 साल का जुगनू दीवार से जैसे बिल्कुल चिपक सा गया और गौर से उसे नहाते हुए देखने लगा। सोन तारा अपने जिस्म के हर हिस्से को मल रही थी। सफेद साबुन के झाग उसके शरीर पर चिपके हुए थे जिनके बुलबुले फूट रहे थे। ये देख जुगनू के रोंगटे खड़े हो रहे थे। सोन तारा का बदन चांदनी की तरह चमक रहा था। जहां जहां सोन तारा का हाथ अपने बदन को छू रहा था, वहां वहां जुगनू की नजर उसका पीछा कर रही थी। इतने वक्त में उसने एक बार भी अपनी पलकें नहीं झपकाई थी। सोन तारा ने बालों का चूड़ा सा ऊपर बांध रखा था। उन गीले बालों से टिप टिप करके गिरता पानी उसके दूध जैसे गोरे बदन पर दौड़ रहा था। इधर जुगनू के चेहरे से पसीना टपक रहा था जैसे उसका शरीर आग में जल रहा हो। जुगनू भवानीपुर गांव में रहता था जो नेपाल की सीमा से लगे बहराइच जिले के केसरगंज तहसील में आता था। भवानीपुर में इस तरह का नजारा देखना जुगनू के लिए काफी दिलचस्प था क्योंकि ये देखने को मिलना बहुत नसीब की बात थी। सोन तारा अपने घर में अकेली रहती थी। उसका पति काम के लिए शहर गया हुआ था और कभी कभार गांव आता था। सोन तारा कुछ ही महीनों पहले पास के गांव से यहाँ ब्याह कर आई थी। पति के अलावा सोन तारा का यहाँ पर कोई नहीं था। वो बिल्कुल अकेली थी। जुगनू 22 साल का एक लड़का, रंग गेहुआ, ऊंचाई 5 फुट 8 इंच, शरीर से दुबला पतला लेकिन दिमाग में तेज था। वो भी अपने घर में अकेला ही था। जब वो 3 साल का था तो उसके पिता की मौत हो गई और उसके बाद उसकी माँ अपने किसी आशिक के साथ रात को चुपके से भाग गई। उसके बाद सिर्फ उसके दादाजी थे जो उसके साथ बरसों तक रहे, उसका ख्याल रखा। लेकिन कुछ सालों पहले बढ़ती उम्र की वजह से 70 साल के दादाजी की तबीयत भी बहुत खराब हो गई। तब जुगनू सिर्फ 10वीं क्लास में था। दादाजी की देखभाल करने वाला कोई नहीं था और वो बिस्तर से उठ नहीं पा रहे थे। इसलिए जुगनू को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और वो दादा की सेवा में लग गया। जुगनू को पढ़ाई छोड़ते देख उसके दोस्त और स्कूल के काफी टीचर्स बहुत उदास थे क्योंकि जुगनू पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसके दादाजी ने उसे कभी अकेला नहीं पढ़ने दिया था। इसलिए जुगनू भी उम्र के इस पड़ाव में, खासकर ऐसी हालत में, दादाजी को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। यही वजह थी कि उसने दुखी मन से स्कूल जाना बंद कर दिया। आज जुगनू के दादा को मरे हुए 7 दिन हो चुके थे। गांव में लोगों का मानना था कि जब तक परिवार के किसी मरे हुए सदस्य की अस्थियां ना बहाई जाएं, तब तक उसकी आत्मा वहीं अपने परिवारजनों के आसपास घूमती रहती है, उसे मुक्ति नहीं मिलती। जुगनू भी यही सोच रहा था कि उसके दादाजी कहीं आसपास होंगे और उसे देख रहे होंगे। अभी कुछ ही देर हुई थी और जुगनू की आंख बस लगी ही थी कि तभी सोन तारा की डर के मारे चिल्लाने की आवाज आई। बाहर निकलो मेरे घर से, मैंने कहा अभी के अभी बाहर निकल जाओ मेरे घर से। सोन तारा की आवाज में परेशानी से ज्यादा घबराहट थी। ये सुनते ही जुगनू तुरंत उठकर बैठ गया और अपने आसपास देखने लगा। उस छोटे से होल में से झांकते हुए जब उसने सोन तारा के घर में देखा तो गांव के ठाकुर का लड़का रतन सिंह और उसके 2 दोस्त सोन तारा के घर आ पहुंचे थे। जुगनू का गांव भवानीपुर नेपाल की सीमा से एकदम करीब था।
बहराइच जिले का ये गांव थोड़ा बहुत विकसित था, लेकिन यहाँ के ठाकुर का सब पर दबदबा था। जो 3 लोग इस वक्त सोन तारा के घर में थे, उन्हें जुगनू बहुत अच्छी तरह से जानता था। सोन तारा ने फिर से एक बार डर के मारे कांपते हुए उन लोगों से कहा, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, वरना मैं शोर करके सबको बुला लूंगी। उस लड़के रतन सिंह ने कहा, अरे भाभी जी, स्वागत नहीं करेंगे हमारा? हम तो यहाँ अपने प्यार मोहब्बत भरी बातें करने आए हैं, और आप है कि हमारे बीच में बाहर वालों को लेकर आ रही हैं। पहली बार आए हैं, ये नहीं कि मेहमान को चाय पानी पूछें। आइए ना साथ। अरे हाँ, अगर आप कुछ और यानी दारू पीना चाहें तो उसका भी इंतजाम कर सकते हैं। इतना कहकर वो तीनों दोस्त एक दूसरे को देखते हुए जोर जोर से हंसने लगे। उनकी नजरों में हवस भरी हुई थी। सोन तारा पहले से ही बहुत घबराई हुई थी। इस वक्त उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसने हाथों से अपनी छातियां छुपा रखी थी। वो अपने आसपास कपड़ा ढूंढने लगी, जिससे वो अपना जिस्म ढक सके। सोन तारा ने बगल में पड़ा एक तौलिया उठाया और खुद को ढकने की कोशिश की, लेकिन कांपते हाथों की वजह से उसकी ये कोशिश बिल्कुल नाकामयाब रही। इस बात से वो ज्यादा परेशान थी और बार बार अपने बदन को ढकने की कोशिश कर रही थी। उसके होंठ कांप रहे थे। रतन सिंह ने फिर एक बार सोन तारा की तरफ देखकर हवस से लबरेज आवाज में कहा, मैं जानता हूं आपको अपने पति के ना होने से बहुत सारी दिक्कतें होती होंगी। फिर जरा गाने के अंदाज में बोला, दिन तो गुजर जाता है, कटती नहीं रात, लेकिन अगर आप चाहें तो ऐसी हसीन गुलाबी रातों के लिए मैं आपका साथी बन सकता हूँ। सोन तारा की आंखें शर्म और डर से झुकी हुई थीं। उसकी आंखें आंसुओं से लाल हो रही थीं। उसने रतन सिंह से बिना आंखें मिलाए आखिरी बार विनती करते हुए कहा, देखो रतन सिंह, मैं तुमसे हाथ जोड़कर आखिरी बार कह रही हूँ, मेरे घर से बाहर निकल जाओ, वरना मैं शोर मचाकर सारे गांव वालों को बुला लूंगी, और फिर तुम जानते हो कि तुम्हारी क्या हालत होगी। मुझे कुछ मत करना। सोन तारा की बातों से उनका हौसला और बढ़ रहा था। रतन सिंह को मजा भी आ रहा था। उसने सोन तारा के करीब जाते हुए उसके गालों पे हाथ रखा और हवस भरी आंखों से सोन तारा को सर से पैर तक देखते हुए कहा, लगा जैसे वो आंखों से उसे खा जाएगा। अभी तो तुम्हारे हुस्न का रस आंखों से ही पी रहा हूँ भाभी जी, लेकिन जब कुछ करूंगा तब देखना। तीनों जोर जोर से हंसने लगे। रतन वैशी भेड़िए की तरह हंसते हुए बोला, आप भी किन से उम्मीद लगा कर बैठी हैं? इन गांव वालों से? क्या कर लेंगे वो मेरा? आधे से ज्यादा गांव मेरे बाप के कर्ज में डूबा है। ये क्या तुम्हारी मदद करेंगे? तो इस वक्त सही यही होगा कि तुम हमारी बात मान लो और मैं तुम्हारी। अगर तुम मुझे खुश करती हो तो मैं तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? इतना कहकर रतन ने अपनी छाती पर हाथ फेरा। रतन सोन तारा के और करीब गया। उसने सोन तारा के गालों से धीरे धीरे अपना हाथ उसके नंगे कंधे पर सरकाते हुए कहा, अरे भाभी जी, मुझे तो तरस आता है आप पर। कैसे कोई आपको भरी जवानी में ऐसे अकेला छोड़ के चला गया? इस उम्र में आपकी भी कुछ जरूरतें हैं जो मैं पूरी कर सकता हूँ। मेरी बात मान लो, ये बात सिर्फ हमारे बीच ही रहेगी। जैसे जैसे रतन के कदम आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे सोन तारा अपने कदम पीछे ले रही थी। उधर उस छेद से जुगनू ये सब देख रहा था और देखते हुए सोच रहा था कि सोन तारा को इन दबंगों से कैसे बचाया जाए। यहाँ सोन तारा ने पास पड़ी साड़ी उठा ली थी। उससे बार बार अपने और रतन के बीच दीवार बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रतन ने वो भी उसके हाथों से छीन ली। रतन के पीछे खड़े उसके दोस्त पारस और राजा भी इस सीन का मजा ले रहे थे और एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे।
रतन ने अपने दोस्त पारस की तरफ देखकर कहा, पारस, तू मेरा मुंह क्या देख रहा है? चल दरवाजा बंद कर। तुरंत उसके दोस्तों ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। रतन अपनी कमीज के बटन खोलते हुए सोन तारा की तरफ बढ़ने लगा। उसने ऊपर के बटन खोल लिए थे और उसका बालों भरा सीना नजर आ रहा था। गले में एक सोने की चेन पड़ी थी जिसमें शेर का सोने का नाखून लॉकेट बनकर लटक रहा था। सोन तारा और बेबस महसूस कर रही थी। अब रतन ने सोन तारा की कलाई कसकर पकड़ ली। वो अपना हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन उस बेचारी का जोर रतन के आगे बिल्कुल नहीं चला। रतन ने झटके से उसे अपनी करीब खींचा और उसकी छाती को देखने लगा। उसका हाथ अब धीरे धीरे सोन तारा के कंधों से उसकी खुली पीठ पर सरकने लगा। सोन तारा को अजीब सी घिन हो रही थी उसके छूने से। वो फिर चिल्लाई, कोई है, कोई मेरी मदद करो। इधर ये सब देखकर जुगनू का सब्र टूट गया और आखिर उसने सोन तारा भाभी को बचाने की ठान ली। इसलिए बिना एक पल भी गवाए जुगनू ने उस होल के अंदर एक कागज का टुकड़ा डाला और फिर उसमें अपना मुंह रखकर उसने जोर से डरावनी आवाज में कहा, कौन हो तुम लोग? सोन तारा जुगनू की आवाज को पहचानती थी, इसलिए उसने पल भर में समझ लिया कि क्या हो रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन रतन और उसके दोस्तों के होश उड़ गए थे। रतन ने डरते हुए अपने दोस्तों से कहा, ये आवाज कहां से आई? राजा ने कहा, भैया जी, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। जरूर ये उस बुढ़े की आत्मा होगी। रतन ने राजा की बात सुनी। कुछ देर के लिए वो सोचता रहा, फिर एकाएक हंसने लगा और कमर पर हाथ रखकर राजा और पारस की तरफ देखकर कहा, तुम लोगों को क्या लगता है ये उस बुड्ढे की आत्मा है? ये उस बुड्ढे के पोते की आवाज है। अब मुझे मालूम पड़ गया है। जरा देखो, वो चूहा कहां दुबक कर बैठा है। रतन ने फिर से सोन तारा का हाथ कसकर पकड़ लिया और उससे कहा, अच्छा, तो बुड्ढे को मरे अभी 10 दिन भी नहीं हुए और तेरी पड़ोस के जवान छोकरे से रंगरलियां भी शुरू हो गई। हाँ, जब खसम ना हो तो प्यास बुझाने के लिए कोई ना कोई चाहिए ही होता है ना। अगर यही बात थी तो मैं क्या बुरा हूँ। राजा और पारस की तरफ देख वो फिर बोला, और तुम दोनों चलो ढूंढो उस चूहे को, किस बिल में छुपकर बैठा है। जब हर जगह ढूंढने पर भी जुगनू कहीं नहीं मिला तो रतन ने पारस और राजा से कहा, जाओ जाकर बगल के कमरे में देखो, चूहा वहीं छुपा होगा। इतना कहकर रतन ने सोन तारा को और अपनी तरफ खींच लिया और उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया और जुगनू को चेतावनी देते हुए कहा, अरे ओ चूहे, इतना दम है तो मर्द की तरह बाहर आकर लड़। ये कोने में छुपकर डराने को मर्दानी की समझता है तू? जुगनू अब गुस्से से भर गया था। वो रतन और उसके दोस्तों को सबक सिखाना चाहता था, इसलिए उसने अपने आसपास कोई हथियार ढूंढा और एक मोटी सी लकड़ी का डंडा उठा लिया। वैसे भी बचपन से ही अकेले होने की वजह से जुगनू की लड़ाई बहुत बार गांव के लड़कों से हो जाती थी, इसलिए जुगनू को मार पिटाई का अच्छा खासा अनुभव था। वो रतन और उसके दोस्तों से डर नहीं रहा था। वो अपना सीना तान कर कमरे से बाहर निकल आया और ललकारते हुए राजा और पारस से कहा, आओ देख लेते हैं किसमें कितना है दम। क्या जुगनू सोनतारा को ठाकुर से बचाने में कामयाब हो पाएगा या फिर कोई चमत्कार होगा?